बस 5 minutes आएगा वो मस्त वेट फॉर 5 minutes हवा छोड़ रहे हो ठंडी हवा एकदम चिल होगी फिर बोलेगा कि अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो चलो सर रिवीजन पहले अभी listen now last class we started with manufacturing okay let's revise the format of manufacturing see manufacturing account पहला तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते कौन है तो दे डोंट जनरली जस्ट ट्रेड they manufacture and sell they produce and sell so it may be a tire company to give an example of tire company rubber is the raw material they manufacture tires and then they sell it may be a car company buys spare parts it assembles the car and it sells it that's also a manufacturing company it may be a sugar company takes sugar cane manufactures turns out into sugar and sells it okay a paper company wood or bagasse it takes and then sells it by manufacturing paper n number of example you have textile company you have wood pulp लेता है उसको paper बना के sorry that's paper textile वाला cotton लेके cloth बना के बेचता है that's textile manufacturing so manufacturing companies कौन होते हैं manufacturing firms कौन होते हैं so they don't just buy and sell the same goods they do not trade generally what do they take raw material add some value to it convert it into an entire new product and then they sell it barabar hai so when we make final accounts of a manufacturing concern we have a new account coming at first place instead of trading account that is called manufacturing account now your manufacturing account will first start why do you open that manufacturing account just to record the cost of manufacturing just to record the cost of manufacturing okay तो इसमें हमेशा है ना डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट्स में कोई आइटम होने वाला नहीं क्योंकि सेल्स जो भी आपका कहाँ दिखता है आपको ट्रेडिंग में दिखता है so in manufacturing account the first item you'll find is raw material उसको बोलते हैं cost of raw material consumed what is cost of raw material consumed the entire खर्चा of raw material अब यहाँ पे परचेज किसका होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमको रॉ मटेरियल बराबर है परचेज इज गोइंग टू बी ऑफ रॉ मटेरियल तो क्या क्या आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पूरा रॉ मटेरियल का नेट एक्सपेंस ओपनिंग प्लस परचेज लेस रिटर्न प्लस क्लोजिंग ये सारा कुछ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में इज इट क्लियर उसके बाद आता है आपका दो बड़ा और खर्चा जो प्रोडक्शन में जाता है दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाउ आई टोल्ड यू व्हाट आर डायरेक्ट वेजेस दे आर गिवन टू द वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन अब ये और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है दे आर अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर वेरी मच रिलेटेड टू प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम वेजेस लाइक रॉयल्टी पर यूनिट हो गया या फिर स्पेशल डाइज हो गया स्पेशल कलरिंग एजेंट्स हो गया ये डायरेक्ट एक्सपेंस का फंडा क्या है या डायरेक्ट वेजेस का फंडा क्या है कि दे आर कंप्लीटली वेरिएबल even the direct material the raw material are called as direct material the first three items are you can remember this way direct material direct wages direct overheads direct का मतलब क्या completely variable means जितना प्रोडक्शन बढ़ाना है जितना
प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है, तो पर यूनिट प्रोडक्शन का बढ़ाओगे तो ये पर यूनिट सारी चीजें बढ़ जाएंगी खर्चे। मटेरियल्स भी बढ़ेंगे, डायरेक्ट लेबर भी बढ़ेगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। ये यूनिट वाइज वेरिएबल रहता है। समझो आप पेपर मैन्युफैक्चरर और 10,000 रीम्स ऑफ प्रोडक्शन आप कर रहे हो पेपर्स के, तो उसमें जितना आपको वो अपना वुड पल्प लग रहा है या जितना शुगर केन बगास लग रहा है वो पर यूनिट बढ़ते जाएगा। जितना रीम्स आप पेपर के बढ़ाओगे 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, उस रेट के हिसाब से आपका वुड पल्प का कॉस्ट बढ़ते जाएगा, आपका डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट बढ़ते जाएगा और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कॉस्ट बढ़ते जाएगा। So they are purely variable. तो अगर सम में भी उनको आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सिंपल है, पर यूनिट वैल्यू दी गई होगी। पर यूनिट दिया है तो वहां से क्लिक हो जाएगा आपको कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो पहले 3 खर्चे समझ में आए, दे आर रॉ मटेरियल्स, दे आर डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आते हैं इनडायरेक्ट के 3, वो किस हेड के अंदर आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के हेड में आते हैं। इसमें आते हैं, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। सॉरी, व्हाट आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स? ये मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होता। जैसे कि पीपीई किट्स मैंने एग्जांपल दिया था, ग्लूज हो गए, एडेसिव्स हो गए, सेलो टेप्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, वो जितना यूनिट बढ़ाओगे उतना कंप्लीटली वेरिएबल नहीं होता, सेमी वेरिएबल या समवॉट फिक्स्ड होता है। जैसे कि सेमी वेरिएबल या समवॉट फिक्स्ड का मतलब क्या है कि प्योरली पर यूनिट के साथ फ्लक्चुएट होने वाला नहीं। तो ऐसे आपको एग्जांपल दिया था शर्ट्स का कि 100 शर्ट्स इफ यू मेक, यू नीड पर शर्ट वाला बॉक्स, तो वो मेन बॉक्स हो गया, हर एक शर्ट को कवर करने के लिए बॉक्स चाहिए। बट एक बड़ा सा कार्टन है तो 100 शर्ट्स के बाद एक कार्टन लगता है, फिर वापस 100 शर्ट्स के बाद दूसरा कार्टन लगता है, फिर तीसरा कार्टन लगता है। सो दीज आर नॉट कंप्लीटली वेरिएबल। 100 यूनिट्स के ऊपर ये खर्चा होने वाला है। दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ कि ये वर्कर्स का ही पैसा है, बट जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ये जंप करेगा नहीं। ये वर्कर कौन होते हैं? जो मशीन मैकेनिज्म के लिए रखे हुए रहते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ रहता है आपका, फैक्ट्री में चीजें यहाँ से वहां निकालने के लिए रखा रहता है, सपोर्ट स्टाफ रहता है। तो ये वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं करता, दूसरा काम करता है। दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो बहुत सारे आपके ट्रेडिंग के एग्जांपल आ गए, जैसे हो गया आपका फैक्ट्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया। आपको मैंने बोला डेप्रिसिएशन अभी जो आप पीएनएल में डालते थे प्लांट एंड मशीनरी का या फिर इसका फैक्ट्री बिल्डिंग का, वो सारा डेप्रिसिएशन भी किधर चला जाएगा? अभी मैन्युफैक्चरिंग में, अंदर इनडायरेक्ट ओवरहेड। ये हेड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं खाली इजी लगे वो फॉर्मेट इसके लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई रॉ मटेरियल ऊपर होना चाहिए, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम शुड बी द फर्स्ट आइटम, बाकी तो कोई भी ऑर्डर में डालो, एक्सपेंसेस आपको चलेगा। याद रखना कि ट्रेडिंग में अभी कोई खर्चा जाने वाला नहीं है, जो खर्चा जाएगा सब फैक्ट्री वाला ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, depreciation on plant, depreciation on machine, repairs of plant, repairs and renewals, repairs of machine, ये सारे खर्चे ऊपर जाने वाले हैं। अगर कोई खर्चा फैक्ट्री का नजर आ रहा है तो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में कोई खर्चा दिखेगा, अगर पीएनएल का ऑफिस का खर्चा है तो वो सारा नीचे पीएनएल में चला जाएगा। इज दिस क्लियर? सॉरी, सो दैट अबाउट इट कि आपका जो फैक्ट्री का खर्चा है वो सारा ऊपर चला गया मैन्युफैक्चरिंग में। बात समझ में आई? उसमें 3 डायरेक्ट है, 3 इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर वेरिएबल। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर आइदर सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। जैसे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो महीने महीने का बिल पे करते हो, सडनली 1 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ा तो उतना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने वाला नहीं है, एक स्लैब के बाद बढ़ेगा, समझ में आया?
तो इंश्योरेंस हुआ आपका, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, दीज आर समवॉट फिक्स्ड एक्सपेंस बट रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो ये खर्चे आपके आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फिर हमने देखा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। व्हाट इज WIP? वर्क इन प्रोसेस। तो कैसा होता है, पहले आप एक ही क्लोजिंग स्टॉक के साथ डील करते थे, फिनिश गुड्स। अभी आपको 3 क्लोजिंग स्टॉक्स के साथ डील करना है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP। व्हाट इज रॉ मटेरियल का स्टॉक? रॉ मटेरियल का स्टॉक मतलब कच्चा माल जो पड़ा हुआ है। लेट्स से इफ यू आर अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, यू आर गेटिंग कॉटन एंड मेकिंग शर्ट्स, तो कॉटन इज योर रॉ मटेरियल। तो कॉटन जितना गोडाउन में पड़ा है ईयर एंड तो कॉटन का स्टॉक होगा। तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम में परचेज में से माइनस कर दो, सॉरी, क्योंकि ये खर्चा कब यूज होने वाला है? नेक्स्ट ईयर। ये कॉटन का स्टॉक कब यूज होगा? नेक्स्ट ईयर। तो आप माइनस कर दोगे फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, बराबर है। ये हुआ आपका इसका स्टॉक, इसका रॉ मटेरियल, वो भी एडजस्टमेंट में ही आएगा, तो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एसेट्स। दूसरा आता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, मतलब शर्ट्स बन के रेडी है, गोडाउन में पड़े हैं, वो शर्ट्स का स्टॉक आ गया। वो शर्ट्स का स्टॉक क्या करते हो? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, दैट इज योर फिनिश गुड्स का स्टॉक। उसमें कंप्लीट खर्चा हो चुका है, इधर कंप्लीट रॉ मटेरियल। फिर आता है तीसरा स्टॉक, दैट इज WIP। व्हाट इज WIP? आपने कॉटन डाला है मशीन में, तुरंत तो शर्ट बन के प्रकट नहीं होगा, इट टेक्स द प्रोसेस, 10-15 दिन का प्रोसेस लगता है। वो कॉटन पास होता है केमिकल प्रोसेस में से, फिर ड्राई होता है, उसमें कलरिंग एजेंट्स आते हैं, डाइंग एजेंट्स आते हैं, टैनिंग एजेंट्स आते हैं, स्टिफनिंग एजेंट्स आते हैं, स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स आते हैं, वो सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। उसके बाद वो कहीं सिलाई विलाई करके शर्ट्स में, पहले कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से कटिंग वटिंग होकर शर्ट्स बनता है, फिर निकलता है। सो दिस प्रोसेस टेक्स मे बी 10 और 15 डेज टाइम। और बीच में ईयर एंड आ गया, बीच में क्या आ गया? ईयर एंड आ गया। तो ईयर एंड आया तो क्या होगा कि प्रोसेस तो बंद नहीं कर सकते, हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, तो प्रोसेस तो चालू रहेगा। तो हम चेक करते कि भाई एज ऑन 31 दिसंबर, ये प्रोसेस है 10-15 दिन की, और एज ऑन 31 दिसंबर इस प्रोसेस में कितना मटेरियल गया, कितना लेबर चार्जेस गया और कितना खर्चा हुआ, वो कैलकुलेट कर लेता है। वो प्रोसेस वाला खर्चा सिर्फ कैलकुलेट कर लेता है, और वो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्यों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP? क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं, वो खर्चा भले आपने स्पेंड किया है, बट वो खर्चा बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो बन के बिकेगा शर्ट, ये नेक्स्ट ईयर में बिकेगा। तो ये जो खर्चा है इस साल को बिलोंग नहीं करता है, तो हम उसको हटा देते हैं और उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी डैम क्लोजिंग स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, नथिंग मोर देन दैट। व्हाट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस? You have paid more and you have not used it. You have paid more and you have not used it. It doesn't belong to current year. It belongs to next year. You understanding? So इसमें आ गया आपका प्रीपेड मटेरियल, प्रीपेड लेबर एंड प्रीपेड ओवरहेड्स, बराबर है। ये सबका मिला के आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आप कैलकुलेट करोगे, कब करोगे? इंटर में करोगे, वर्किंग कैपिटल करके चैप्टर आएगा, उसमें आपको एक्चुअली ये WIP कैलकुलेशन का फॉर्मूला वगैरह आएगा। इट इज सिंपल, रोल ऑफ रॉ मटेरियल हाफ ऑफ व्हिच इज हाफ ऑफ ओवरहेड्स, या 40 या 60% डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। इतना ओवरहेड्स लेबर कैलकुलेट करके आप बना सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको अमाउंट दिया होगा, आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में लिखना है इसको। कहाँ लिखना है? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। क्यों? डेबिट में सारा खर्चा होता है, क्रेडिट में लिखा मतलब खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया। इट्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या करते हो? रॉ मटेरियल से माइनस कर देते हो। WIP का माइनस नहीं करने का, अलग से क्रेडिट में दिखाना। बात तो वही है, डेबिट से माइनस करो कि क्रेडिट में दिखाओ, बराबर है। और क्रेडिट में दिखाओगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ WIP, और सेकंड इफेक्ट वो अपना एसेट्स, वो तो रहने वाला है प्रीपेड। एंड व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP? यही है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बना, ये साल का ओपनिंग स्टॉक, तो ये साल का खर्चा, दैट इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। सिंपल, समझ में आया? WIP पक्का? So what is the debit side of manufacturing? Tell me, first thing you have is raw material consumed. That is also called as direct material. Opening plus purchase less returns less closing. ये हो गया raw material consumed. फिर दो important बड़े direct wages, उसके बाद आगे indirect. Manufacturing overheads बोलते हैं, उसके अंदर आ गया indirect material, indirect wages, indirect overheads. सारे फैक्ट्री के खर्चे। हेड्स वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, बाकी सब कोई भी ऑर्डर में करो चलेगा।
उसके बाद आ गया WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद मिलेगा बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट? इट्स एन एडिशनल प्रोडक्ट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। आपका इंटेंशन नहीं है बट निकल रहा है प्रोडक्शन के साथ और थोड़ी बहुत वैल्यू है तो हम बेच रहे हैं उसको। इट्स लाइक स्क्रैप फॉर अस। इट्स लाइक, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अलग से सेपरेटली गुड्स के जैसा बेचते नहीं, स्क्रैप के जैसा निकाल देते हैं। जो भाव आया वो भाव तो हम लोग निकाल देते हैं। तो क्यों? क्रेडिट में डाला उतना खर्चा कम हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग का उतना खर्चा कम हो जाए। तो बाय प्रोडक्ट which side you will show? Credit side. That's like sundry income. And then you have debit minus credit. Obviously debit is greater than credit. It's called cost of production. डेबिट माइनस क्रेडिट मिला के पूरा जो खर्चा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसमें जाता है? ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में कितने आइटम्स दिखेंगे? सिर्फ 5। सिर्फ 5 आइटम्स। व्हाट आर द 5 आइटम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये फिनिश्ड गुड्स ही बेचोगे आप इधर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऊपर से आ रहा है टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू फाइनली यू लाइक सेल्स लेस रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न। अबे परचेज तो होगा, सेल्स लेस। परचेज किसका करोगे आप? और सेल किसका होगा? तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आने का चांस बहुत कम है। अगर आया, जैसे कोविड हुआ था ना, तब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का धंधा बंद हो गया था, अटक गया था। तो उधर ऑर्डर्स आते थे, वो लोग दूसरे से खरीद के बेचते थे। ये भी किया था काफी कंपनी। तो करते हैं, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है उसमें थोड़ा सा। बट अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आएगा तो इधर दिखेगा ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग इज एंटायरली फॉर फिनिश गुड्स। अदरवाइज इट इज सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेल एंड शिपिंग। That's it. No expense under trading. ट्रेडिंग पूरा खाली हो चुका है। ट्रेडिंग के सारे एक्सपेंस ऊपर चले गए। इनफैक्ट पीएनएल के भी 2 एक्सपेंस ऊपर चले गए। कौन से? डेप्री ऑन फैक्ट्री एसेट्स, नॉट ऑल द डेप्री। डेप्री ऑन मशीन, डेप्री ऑन इक्विपमेंट, फैक्ट्री इक्विपमेंट, बिल्डिंग तो फैक्ट्री बिल्डिंग तो। अगर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स है, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स है, तो ये सब नीचे आएंगे पीएनएल। एंड रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, वो सारा फैक्ट्री एसेट्स का ही होता है तो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? इस चीज का ख्याल रखना है। और एक अपना नोटबुक ले लो और उसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आई एम गिविंग यू। ये कभी कभार ऐसा पूछा नहीं है आपको, कभी आ गया तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। इन कॉस्ट के नाम खाली रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है? पूरा रॉ मटेरियल का खर्चा, पूरा रॉ मटेरियल का खर्चा उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब जब आप रॉ मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे लिख रहा हूं वैसे का वैसा कॉपी कर लो। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हो ना, तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सब में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कभी कभार आ जाए, कहीं पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि भाई प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या कि मेन कॉस्ट, कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट। जो आपने गुड्स बनाया है उसका कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करते हो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करते हो। बराबर है? इसको कहा जाता है, और आपका वो जो बाय प्रोडक्ट है, लेस बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप, इसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट।
सॉरी 1 सेकेंड, हाँ इधर, सॉरी 1 मिनट, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद जो कॉस्ट मिलता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री तक का हुआ खर्चा, फैक्ट्री तक का हुआ खर्चा। ये डायरेक्ट है, प्योर वेरिएबल, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री तक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के हुआ खर्चा। उसके बाद इसमें आपने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस बाय प्रोडक्ट, और जो आपको आंसर मिलता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इसमें पूरा गुड्स स्टॉक के साथ परचूरन जो भी था, सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह, एडिशनल वगैरह करके फाइनल कॉस्ट जो मिला प्रोडक्शन का उसको आप लोग ट्रांसफर कर देते हो ट्रेडिंग अकाउंट। इधर ट्रांसफर कर देते हो ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और ये क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होता है फिनिश गुड्स का। तो इसमें जब हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स कहा जाता है, कॉग्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये बनाने का कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन का कॉस्ट है ऊपर वाला, और ये क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने का जितना माल बेचा उसका कॉस्ट है। फर्क समझा? इसमें अपने 5 लाख यूनिट्स बना लिए फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख यूनिट में से 4 लाख यूनिट ही बेचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का हटा दो, सिंपल। तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक था फिनिश गुड्स का 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था 2 लाख, और जीपी आया है 3 लाख। तो क्या है फॉर्मूला, देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज COGS. So what is our COGS? It is 10 plus 1, 11 minus 2, 9 lakhs. 9 lakhs is called COGS, cost of goods sold. COGS plus GP is sales. तो 9 plus 3 इधर ऑटोमेटिकली सेल में आ जाएगा 12 लाख। Is this clear? और टैली भी होगा, देखो 12 plus 2 14, 14 माइनस या 3 लाख का GP, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। तो हमेशा ये जीपी तो क्या है, आप लोग जब सम करते हो ना, आपके पास सब डेटा है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स भी है, फिर आप जीपी ढूंढते हो। रियल बिजनेसमैन क्या करता है, पहले ये कॉस्ट ढूंढता है, फिर उसमें मार्जिन लगाता है और फिर बेचता है। तो वो मार्जिन किस पे लगाता है, कॉस्ट पे लगाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लगाता है। तो हम जो फॉर्मूला अब तक यूज करते आ रहे थे C+P SP, ये फॉर्मूला में दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज जीपी। ओके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हमेशा स्टैंडर्ड आप प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस देखते हो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देखते हो। ये कौन सा है कॉस्ट, ये कॉस्ट होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट पे कभी मार्जिन्स नहीं लगाया जाता, किस पे लगाया जाता है, कॉस्ट पे लगाया जाता है। कॉस्ट पे मार्जिन लगा के आप बेच देते हो,
फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्या है, आप कंट्रोल के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, इसलिए ये मार्जिन बहुत हाई होने जरूरी है। आपका कॉस्ट समझो 100 रुपया है, तो आपका सेलिंग प्राइस शुड बी एटलीस्ट 200। You can't do 100 plus 10% margin and 110 पे बेच दिया। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी भी डिडक्ट करने बाकी है। आपने टोटल कॉस्ट पे मार्जिन नहीं लगाया, आप हमेशा किस पे लगाते हो? सीओजीएस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस कंसिस्टेंट है, ये वन टाइम है, कंसिस्टेंट है, घड़ी घड़ी होने वाले नहीं है, एक बार होंगे और फिनिश गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक हो चुके हैं। उसके बाद जो पीएनएल के खर्चे हैं, आपके ऑफिस के खर्चे, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तो जब तक गुड्स पड़ा रहेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा खर्चा होगा, कम टाइम में कम खर्चा होगा। अगर मैं टोटल कॉस्ट पे मार्जिन लगाऊंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा, क्योंकि कभी किसी पे इंश्योरेंस टाइम ज्यादा लग गया गुड्स बेचने में, किसी को कम लग गया, रेंट कभी ज्यादा हो गया कभी कम, तो ये चीजें आप कभी मार्जिन कंसिडरेशन में लेते नहीं, कॉस्ट लेते। इज इट क्लियर? तो हमेशा जब भी हम डिस्कस करते हैं कि सी प्लस पी एस पी या कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक का भी हमने सेल और रिटर्न देखा था, कॉस्ट प्राइस वाज 4000, सेलिंग प्राइस वाज 5000, या जिधर भी आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करते हो, कॉस्ट क्या है? सीओजीएस, ट्रेडिंग वाला कॉस्ट है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। इज दिस क्लियर? तो ये फॉर्मूला खाली लिख के रख देना, आगे जाके काम आएगा। और ये मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बट इफ द गाय इज अ ट्रेडर, then we just replace one single item. This cost of production के जगह we write purchase, so it becomes opening plus purchase minus closing plus direct expense, obviously, if at all there is any. Otherwise it is simply opening of finished goods plus purchase minus closing of finished goods. इधर अगर कोई direct expense है ट्रेडिंग वाला, तो वो purchase के साथ ऐड हो जाता है, तो it's basically opening plus purchase minus closing. That is what is COGS. Purchase के साथ direct expense assumed है. Got it? तो ही तो आपको ट्रेडिंग का COGS plus gross profit sales मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह आ गया परचेज, ये जेपी क्लोजिंग स्टॉक सेल्स। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसके साथ ले लेना, परचेज के साथ। तो इट इज बेसिकली कॉस्ट इज व्हाट फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब बेचा हुआ गुड्स का कॉस्ट, बेचा हुआ गुड्स का कॉस्ट, मैचिंग कंसेप्ट, इतना कॉस्ट इतना सेल्स। उसमें क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं। कंफर्टेबल? बताइए, पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज आरएमसी, पूरा रॉ मटेरियल का खर्चा, उसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, प्योरली वेरिएबल कॉस्ट। उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बाय प्रोडक्ट एडजस्ट करके तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाता है ट्रेडिंग में, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी तो मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें मार्जिन लगा के आप गुड्स बेचते हो, दैट इज सेल्स। वो मार्जिन होना चाहिए एटलीस्ट 50, 60, 70%, वो आपका काम होएगा। और वो मार्जिन हमेशा सेल्स पे डिसाइड होता है। हम लोग कैसा अभी सीओजीएस 100 रुपया है, तो 100 रुपए में 100 रुपया प्रॉफिट, तो 200 में बेच रहे हो, तो मार्जिन इज नॉट 100%, मार्जिन विल बी कंसीडर्ड एज 50%। ये मार्जिन कॉस्ट पे नहीं लिया जाता, मार्जिन इज ऑलवेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 200 पे 100 रुपया मार्जिन है, 200 पे 100 रुपया मार्जिन है, मतलब 50% मार्जिन है। 50% कॉस्ट हुआ, 50% मार्जिन हुआ, 100 रुपए में बेच, ऐसा मतलब 100 का 200 में बेचा मतलब 50% मार्जिन, 100 का 300 में बेचा मतलब 66% मार्जिन, 300 पे 200 रुपया प्रॉफिट। 100 का 400 में बेचा मतलब 75% मार्जिन, 400 में बेच रहे हो 300 का प्रॉफिट। समझ में आया? तो 100 का 400 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 60, 70, 80%।
तो ही तो आगे जाके खर्चा निकाल के आप नेट प्रॉफिट पे पहुंचोगे 20-30-40% पे। समझ में आया? ये मैं आपको एग्जांपल देता था, ये फ्रेम से इसका बनाने का कॉस्ट, लाने का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज मैक्स। बेचा जाता है 1000 रुपीज में या 2000, समटाइम्स 5000। तो 100 रुपए का माल अगर 1000 में बेच रहे हो तो 90% मार्जिन हुआ। ऐसा 900 रुपया प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 1000, तो 90% मार्जिन हुआ आपका। फिर आगे का शोरूम का खर्चा हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडवर्टाइजिंग है, सब इनडायरेक्ट, वो सब निकालने के बाद हाथ में आता है 30-35% प्रॉफिट। Is it clear? Got it? Now, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक सम, जहाँ पे हमें 5 मार्क के सम पूछे जाते हैं। 5 मार्क सम में they ask you to prepare only manufacturing. They ask you to make only manufacturing. Let's see if you have understood that. उसके बाद we go to the full bracket sum. So, what you have to take sum number 7. Page 67, sum number 7. बोलो। हाँ। अभी मैं ड्रॉ मत कर। See sum number 7. ऐसा क्या कल का टेस्ट? मॉड्यूल किया था तो आया रहे। छूटा किसी का पेपर? जल्दी होगा। किसी का छूटा है? छूटा है किसका नहीं? तुम्हारा छूटा और किसी का नहीं छूटा है? छूटा भी नहीं पक्का। टाइम पे हुआ कि टाइम से पहले? तेरा छूटा है? उनका छूटा? तो एंट्री रहे। और छूटा है आशना? छूटा नहीं। पूरा अटेम्प्ट किया 8 का 8। जर्नल आया। आपका ध्यान दिया होगा पूरा मॉड्यूल भेजता है, एक क्वेश्चन बाहर से था। वो भी नोट से था वो। सब बाहर से। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरा नोट्स का नहीं, सिमिलर टू नोट्स। रो गोल्स एखादा बाहर का था, वो होता ही है, हर साल होता है। पेपर में भी ऐसा होता है, 6 रो गोल्स आते हैं ना पेपर में, उसमें से 4 से 5 मॉड्यूल के होंगे, 1-2 बार के होता ही है। बट आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आगे वाले टेस्ट के लिए भी मंत्र याद रखना, मॉड्यूल परफेक्टली करके आएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक द पेपर। इज इट क्लियर? Ideal time for solving this paper was 1 hour 45 minutes. बाकी 15 मिनट रीचेकिंग प्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए, तो उतने टाइम में हुआ बहुत अच्छा। 2 घंटा भी लगा कट टू कट तो भी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उससे ज्यादा इट डिड नॉट मेक सेंस। ओके, इतने टाइम में होना ही चाहिए। अभी क्वेश्चन 7 देखो। मिस्टर अरुण runs a factory to produce his car spares. The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2017. You just need to make a manufacturing account. This comes from 5 marks. Tell me which things will go where. WIP opening stock किधर जाएगा? खाली manufacturing debit, manufacturing credit. Debit, closing stock और WIP credit. रॉ मटेरियल पूरा परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न, आरएमसी डेबिट में। इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेजेस डेबिट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डेबिट, रिपेयर्स मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एंड डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस क्रेडिट साइड। अभी सुनना ध्यान, जब आप खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो तब 4 हेड्स इंपॉर्टेंट है। कितने? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट पेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये हेड्स करने पड़ेंगे। बट अगर फुल फ्लेजेड सम कर रहे हो तो खाली रॉ मटेरियल, बाकी कोई भी ऑर्डर में लिखो चले। But when you are making only manufacturing account, need to show the heads separately. तो शुरू करते हैं
पहला टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, नॉर्मल लेजर टू कॉलम्स, लेजर अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेडिंग पैनल जैसा ही है, डेबिट क्रेडिट। अभी सबसे पहला ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है देखो, 3 लाख। इनर कॉलम जो मेजर हेड्स है वो सब आउटर में, मेजर हेड्स क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मेजर हेड्स है, ये सारे आउटर में, सब इसमें पूरा मसाला करके बाहर लेके जाना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 15 लाख 25,000 माइनस परचेज रिटर्न्स 16,000 minus closing stock of raw materials, that is कितना, 4 lakh 10,000, that's it. So क्लोजिंग को इधर आएगा, इतना रॉ मटेरियल यूज हो गया, इतना बच गया, नहीं इस साल का बचा है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग का, इस साल का ओपनिंग बन गया है, हाँ, और इतना खरीदा, अभी समझो 15, 25 और 18 इतना टोटल है हमारे पास, लेकिन प्रोडक्शन के लिए यूज इतना नहीं हुआ, ये बच गया, ये गया ही नहीं प्रोडक्शन, गोडाउन में पड़ा है, तो ये कब जाएगा, नेक्स्ट। क्रेडिट में भी लिख सकते हो, डेबिट से माइनस भी कर सकते हो, तो इसको डेबिट से माइनस करते हैं, तो ये सारा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल एक साथ दिखा दो सर, तो कितना आ रहा है ये, 30,99,000, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर लिखने का डायरेक्ट वेजेस, देखो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया, 2,25,000। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया हुआ है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज 2,50,000. Royalty is most of the times a direct expense because it is always per unit. रॉयल्टी मतलब क्या, आप किसी ब्रांड नेम का प्रोडक्शन, ब्रांड नेम का गुड्स बना के बेच रहे हो, या कोई टेक्नोलॉजी जैसे कि वैक्सीन हुआ, तो वैक्सीन बना के बेच रहे हो, तो आपको पर वैक्सीन को रॉयल्टी देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी यूजेज। ब्रांड के लिए ही मैन्युफैक्चर करके उसको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बोलते हैं, वो ब्रांड को बना के दे रहा है, फिर ब्रांड उसको लगा के चिपका के बेच रहा है, वो तो अलग ही गेम हो गया, अलग बिजनेस हो गया। इधर क्या है कि समझो एग्जांपल दिया ना, तो रीबॉक है या एडिडास है, ब्रांड नेम है और तुमको तो मैन्युफैक्चर करके बेच, तुम एडिडास को सप्लाई करते हो तो उसका ओईएम होता है, वो अलग चीज है, वो तुम ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, वो सामने वाला ब्रांडिंग कर रहे हो, नहीं तो ये वैसे भी आउट होगा, खाली ये पूरा लिखा है ना इसके लिए। नाउ ये हो गया, इसके बाद टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी चलेगा, फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड, सब साथ में। तो इसमें लिख देने का इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स दैट इज 15,000 मिला। इनडायरेक्ट वेजेस 56,000। उसके बाद और क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? यू हैव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कैन यू ऑल सी दैट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डायरेक्ट को छोड़ के जो है वो सारा इंडायरेक्ट। 3,30,000। फिर और क्या दिया है पीछे? डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड दैट इज 50,000। फिर depreciation on machinery 75,000। बस क्या और कुछ है? So 5,26,000 is what? Indirect overheads। एक्चुअली ऐसी फॉर्मेट में दिखाया जाता है, बट फुल फ्लेजेड समय ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, खाली इतना करते हैं रॉ मटेरियल करते हैं, फिर कोई भी ऑर्डर में लिखते जाओ चलेगा। आइडियली ये ऑर्डर फॉलो करना बेटर है, क्योंकि ये वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ये मेन कॉस्ट, उसके बाद इंडायरेक्ट एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एंड समवॉट फिक्स्ड नेचर। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाना नहीं है कि उसके नीचे ये नॉट नीडेड, ये खाली इंडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स दिखा दो। ओके, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया है? 4,50,000, वो डेबिट में। और क्लोजिंग इधर से माइनस मत करना, क्रेडिट में दिखाना बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दैट इज 5,40,000। ओके, कभी क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होता है, तो जैसे यहाँ पे बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो डोंट सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम देयर। क्लोजिंग क्रेडिट में, ओपनिंग डेबिट में। नहीं जगह नहीं सकता, वो पहला लाइन से। अगर ये वाला क्लोजिंग ये साइड दिखा तो अलग दिखाना मत दिखाओ, रॉ मटेरियल क्लोजिंग अलग दिखाओ ही मत, इधर से माइनस करके दिखाओ। बिकॉज़ फुल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं ना, कंज्यूम मतलब टोटल खर्चा ऑफ रॉ मटेरियल, तो सब एक ही साथ। रॉ मटेरियल का दिखाओ, WIP का दिखाओ, फिनिश गुड्स का अलग दिखाओ। मल्टीपल प्री, उसमें क्या है? मल्टीपल प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसमें है ना प्रीपेड मटेरियल भी है, प्रीपेड वेजेस भी है, प्रीपेड ओवरहेड है। तो इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो मगजमारी है, इसके लिए क्रेडिट में। इसमें क्या है? सिर्फ रॉ मटेरियल, एक ही प्रीपेड कॉस्ट, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, यू नेवर शो प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन P&L क्रेडिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस। प्रीपेड सैलरी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैलरी, एक ही एक्सपेंस है, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दो तो चलेगा। नाउ you have by product, so sale of by product कितना बेचा आपने? 25,000, that's your income, इधर से उड़ा दो एंड बस यहाँ से मिलेगा आपको by cost of production which is transferred to trading account। बराबर 6 कितना आ रहा है ये टोटल? 29,50,000 बराबर है, माइनस क्रेडिट्स 23,85,000 चेक, 23,85,000 मिला। Try 28 some on your own, 5 marks on 28 खुद से करो। एग्जाम नहीं आया, पूरा सम भी करेंगे, फिलहाल ये करो।
सर आज नहीं करते पूरा सर आज अच्छा दिन है सर Please don't take more than 5 minutes. फटाफट उड़ाओ. 28. सब रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न रॉ मटेरियल का ही होता है. अरे डायरेक्ट इनकम तो अलग है. बाकी जो बच्चा कुछ है सब क्विक गाइस. कौन नहीं आए? रितांश वयुन भी आए. आजकल भी देखो मैं और विपुल भाई नहीं आए सर कौन सा उड़ाने ये 4 बार पूछ रहा है तू. मैं नहीं पूछा सर मैं सुना तू 4 बार. दो मनन है, दो नीर है. तू मनन अजय शाह है, एक मनन शाह है, एक वीरेन शाह है, वो विपुल बोला नहीं होगा तू सब विपुल. अरे सर गलती से विपुल कैसे आ गया सर 3 बार थोड़ी एक ही बार. वो तो स्टार्टिंग में तो मुझे एक बार 2 साल बाद देखो. अरे सर बोल देने का उसको भी अच्छा लगा विपुल भाई को भी अच्छा लगेगा उन लोगों को भी नहीं बुलाने. बड़ा गुड. एक जगह पे ढूंढो, बाजू बाजू पकड़ के नहीं रखता दोस्त लोग को. पकड़ेंगे क्यों सर चलो गाइस क्विक. इंडायरेक्ट सारा फैक्ट्री है. गाइस 2 minutes to go quick. Movie area है.
So, without royalty, 48 है कि 1 lakh Royalty is 130. नहीं सर वो indirect Indirect wages नीचे प्रिंट हो गया 48. Royalty is 1,30,000. Indirect wages are 48. नीचे प्रिंट हो गया. क्या बोला? रॉयल्टी का अमाउंट 1,30,000 है, इंडायरेक्ट वेजेस आर 48. गैप हो गया वो. डायरेक्ट टू शिफ्ट टू इनडायरेक्ट ये भी एक्टिव है. डेप्री हो सब डायरेक्ट को छोड़ के सब फैक्ट्री हो. डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के सब फैक्ट्री हो. सुना क्या बोला? रॉ मटेरियल ऊपर, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट को छोड़ के सब फैक्ट्री हो. सब इनडायरेक्ट फैक्ट्री हो. Direct wages sir. सर लास्ट सम हो गया सबका. कितना है ये क्या जो आया वो कैंसिल किया डायरेक्ट एक्सपेंस एक नंबर है माइनस होता है 12 लाख से अकेला है मटेरियल ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
आएगा 20 में आएगा 20 में ये 70 17 lakh 81,000 आया COP. 1781,000 आया COP. 1781 ब्रिटिश चलो लास्ट सम नंबर Next quiet. Sum number 30 last. Last sum. Sum number 30. एक काम करो छोटा सा कट कर दो See, look at 27 sums. इसमें भी you have to make only manufacturing account, but units दिया है. तो पहला कॉलम यूनिट्स का बना दो और दूसरा कॉलम अमाउंट. एक कॉलम में यूनिट्स, एक में अमाउंट. अब यूनिट्स है ना, जनरली आपको सबके दिए रहते हैं. रॉ मटेरियल का होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स रहता है, तो सबका यूनिट दिया रहता है. WIP, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, सबका दिया रहता है. बट इधर सबका नहीं दिया. इधर दे हैव गिवन यू ओनली यूनिट्स ऑफ WIP एंड प्रोडक्शन. तो जिसका दिया है उसका लिखो, जिसका नहीं दिया उसको छोड़ दो. बाकी अपना फॉर्मेट वही रहना. ओके, यूनिट्स का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम को इफेक्ट नहीं करेगा. इट इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. कितना साइड का बना है माइनस करना मतलब एक साइड पे ही दो कॉलम ही, जितना वो अभी बना उतना ही, सब सेम है. खाली जिधर यूनिट दिख रहा है ना उधर यूनिट लिख दे. देखो हाँ, प्रैक्टिकली यूनिट्स और अमाउंट आ गया. जितना यूनिट सबका रहता है सब यूनिट्स दिया है और बाद में पर यूनिट पे. चलो, cost of raw material consumed. Start with opening stock of raw material. कितना है? 1,70,000. यूनिट्स पता है कुछ नहीं. प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. परचेजेस दिखा 8,20,000 माइनस रिटर्न्स है नहीं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल is 1,00,000
90. Opening plus purchase minus closing. अरे यूनिट्स और अमाउंट है, यूनिट्स है तो उधर यूनिट्स लिखना, अमाउंट कॉलम में सब आउटर कॉलम में लिखना है। अभी नहीं कोई कॉलम, अभी इसी के नीचे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एक कॉलम में ही फिट करना है। तो कितना आ रहा है ये? 8 लाख। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 8 लाख। यूनिट्स दिया है तो लिखो वरना डैश। देन टू डायरेक्ट वेजेस, सर कुछ बोला सर आपको। यूनिट्स कॉलम है, यूनिट्स इधर यूनिट्स लिखना है, इधर अमाउंट लिखना है। अगर यूनिट्स पता है, क्वेश्चन में दिख रहा है तो लिखने का, वरना ऐसा वैसे का वैसा। साइलेंस नाउ। अभी देखो थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना है। पहला लाइन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, तो लास्ट में आएगा। रॉ मटेरियल हमने खत्म किया है, फिर देखो क्या दिया है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट 0.6 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। दिख रहा है? Then you have higher charges of factory, that's 2,20,000. Then you have direct wages contracted at 0.8 per unit manufactured and 0.4 per unit of closing WIP. Then repairs and maintenance and then units produced. So direct wages में कौन सा अमाउंट आएगा? direct wages दिया है अलग से, direct wages दिख रहा है आपको, but amount नहीं दिया। They are given 0.8 per unit manufactured and at 0.4 per unit of closing WIP. Would you be able to calculate this? How are you going to do this? It is 0.8 per unit manufactured. मतलब कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया था? 5 लाख। लास्ट में दिया यूनिट्स प्रोड्यूस, तो 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से कितना लेबर लगा? 4 लाख प्लस 0.4 per unit of closing WIP. 0.4 per unit of closing WIP, that's 12,000 units. इसका मतलब 12,000 यूनिट्स प्रोसेस में है, उसका वेजेस कितना लगा है? 0.4। ऐसा क्यों? बाकी यूनिट्स बनाने में 80 पैसे का वेजेस लगा, जो WIP वाला उसमें 40 पैसे क्यों लगा? अभी तक आधा ही लगा, अभी तक पूरा बना नहीं, इसलिए उस पे वेजेस कम लगा। बराबर है? तो टोटल वेजेस कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका? ये 4 लाख और ये 12,000 into 0.4, that is 4,800. So total wages are 4,04,800. Is this clear? This is just the calculation part. समझ में आया? कैसे किया? 0.8 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, 5 लाख यूनिट बनाया है, उसका 80 पैसे का वेजेस, एंड क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 यूनिट है, उस पे 40 पैसे। तो 4 lakh plus 4,800, that is 4,04,800. That's your direct wages. Then what do you have next? Direct expense, right? Check and tell me, इधर direct expense नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है मेरे को, but there is one. Is it higher charges of machine and factory both, or only higher charges of machine? Why? What difference you find out? Why not higher charges of factory? Because that will come under trading account. Higher charge of factory comes under trading account. इधर ट्रेडिंग में कुछ लिखने वाला नहीं है, ट्रेडिंग खाली है यहाँ पे। Per unit, the hint is in per unit. I told you these 3 expenses are going to be variable. तो ये भी per unit दिया था। ये higher charges of machine भी 0.6 per unit manufactured, मतलब 0.6 into 5 lakhs, that is 3 lakhs.
Is this clear? Whereas higher charge of factory ने 2,20,000 अमाउंट दे दिया तो वो इंडायरेक्ट हुआ. फर्क समझ में आया? तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का हिंट अगर नहीं पकड़ में आ रहा है कि ये खर्चे तो होने ही वाले हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस शायद ना हो बट अगर होगा तो पकड़ में आ जाएगा. कैसे पकड़ लेंगे उसको? पर यूनिट इज द हिंट फॉर दीस आइटम्स. गॉट इट? जो इनडायरेक्ट होते हैं पर यूनिट नहीं होते वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड होते हैं. समझा? अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या लिखना है आपको? बचे हुए सारे खर्चे. हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री आ गया. उसमें कितना है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री? हाँ जी 2,20,000. और क्या है उसमें? और कुछ है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? 1,80,000. इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, चलेगा. आउटर कॉलम ऐसे ही दिखा. और कुछ है? नहीं बस. फिर आते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. वो भी दिया है आपको. कितना है? इसमें यूनिट्स भी दिया है. 10,000 यूनिट्स थे तो यूनिट में लिख दो. और 16,000 रुपए का कॉस्टिंग था. यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में भी यूनिट्स दिया है 12,000 और खर्चा है 20,000. तो इसमें इसका मतलब कि ये जो वेजेस इनकर हुए हैं 12,000 यूनिट्स का 4,800, ये यहाँ पे तो ऐड किया खर्चे में बट यहाँ से निकाल दिया. यहाँ पे खर्चे में दिख रहा है वेजेस के अंदर 4,800 बट इधर से क्या किया? क्रेडिट किया, मतलब वो कम कर दिया. कम करने का मतलब ये कब काम आएगा? अभी नेक्स्ट. तो इसके अंदर खाली 4,800 वेजेस ही नहीं है, इसके अंदर 4,800 वेजेस है, फिर रॉ मटेरियल है और ओवरहेड्स भी पड़ा. वो सारा खर्चा माइनस हो. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. इधर खर्चा है, इसमें से ये निकाल दिया प्रीपेड. फिर और क्या है? बाय प्रोडक्ट वगैरह कुछ दिया है, स्क्रैप, दैट्स इट. So I think you will get your cost of production. ये cost of production कितने यूनिट्स का है? 5 लाख यूनिट्स का है. तो ये cost of production लास्ट में. यूनिट्स को बैलेंस मत करना, खाली अमाउंट को करना क्या? यूनिट्स को बैलेंस करना. 19,20,000. हाँ मतलब कोई कर देता है नहीं. टोटल कितना है? 19,20,000. यूनिट्स में जैसा है वैसा खाली छाप दे. इधर था, इधर था, इधर था. ये तीन ही यूनिट्स दिया था क्वेश्चन में. प्रोडक्शन का दिया था यूनिट्स, क्लोजिंग WIP एंड ओपनिंग WIP. बराबर है? ये लेना है, सब मत ले लेना, डबल काउंटिंग होगा. 8 लाख से लेना, 8, 4, 3 ये सब. 19,20,800 बराबर है? हेलो. और ये -20. 19,00800. That's your cost of production. 5 लाख यूनिट्स बनाने का कॉस्ट. 19,08,000. 20,000 नहीं, 19,08,000. That's it. अभी एक सम है वेरी स्मॉल 2 मार्क 26 सम. 1 मिनट में हो जाएगा. देखो 26 क्या दिया है? 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री. 2 लाइन का समझो. पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल वाज 10, लेबर वाज 5, रॉयल्टी वाज 3, as collaborator supplied technology 26. नीचे दिया है क्या करना है? कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट. खाली फैक्ट्री कॉस्ट. खाली छोटा सा नोट है, 2 लाइन का नोट है. क्या लिखना है? पहला लिखो रॉ मटेरियल. नहीं 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 कुछ सुनता नहीं है मेरा. 2 मार्क का समय, 1 लाइन का समय. अभी सुनो, छोटा सा नोट है 2 लाइन का. क्या लिखेगा? रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. अमाउंट लिखो, टोटल मारो, दैट्स योर फैक्ट्री कॉस्ट. कर लो फटाफट. Two marks. Direct material, direct labor, that is direct wages and direct expense.
छोटा सा नोट बना लो. फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा बोलो? डायरेक्ट मटेरियल would be 1 lakh into 10 lakhs per unit दिया है क्या? How much would be direct wages? 5 lakhs. 5 lakhs. And how much would be direct expenses? 3 lakhs. 18 lakhs is factory cost. That's it. 18 लाख आएगा फैक्ट्री कॉस्ट. डायरेक्ट पहले रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट. That's it. Okay? And about it, we'll continue with full-fledged sum in the next class tomorrow. Nothing for homework.